Ines has said he will not be able to attend the class today. चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, उनको भेज दिया जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, ऐसे इक्वेशन सेट किया जाता है। इसके अलावा मैंने एक इक्वेशन सेट प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इस प्रॉब्लम को शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को नोट करो। इसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव रोटेशनल मास। इफेक्टिव रोटेशनल मास। इफेक्टिव रोटेशनल मास हम जैसे क्या बोलते हैं, हम लोग कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो m इंटू आर स्क्वायर बोलते हैं। तो इफेक्टिव रोटेशनल मास जो आता है m रोटेशनल, ये बराबर होता है I बाई आर स्क्वायर। I बाई आर स्क्वायर। ये हम ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है किसी सिस्टम में, उस बॉडी की अगर हम मास अगर लेना चाहें, हालांकि जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इनर्शिया डिफाइंड होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम मास लेना चाहें तो वो मास हम कितना लेंगे? तो वो लेंगे I बाई आर स्क्वायर। दूसरा, हम जो फॉर्मूला पढ़े थे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग या पुशिंग फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास। नेट मास मतलब दोनों मास हो जाएंगे इसमें, ट्रांसलेशनल मास और रोटेशनल मास। ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास, नेट मास। ये जो नॉर्मल कंडीशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो जेई नीट और जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो नॉर्मल, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रॉब्लम में, सीधा एक बॉडी को रोल करा के उसका मोशन डिस्कस कर रहा है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला इमीडिएट लगा सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, उसी में अगर हम इसको लगाते हैं, जैसे मान लो ये आपका एक मासिव पुली था और दूसरे साइड में, दो साइड में धागा से मास लटका दिया गया था। एक साइड मास था m1, एक साइड मास था m2, और इसकी रेडियस r थी और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ था। तो इस केस में क्या हो रहा है कि m1 का मास ज्यादा है, m2 का मास कम है, तो m1 नीचे एक्सेलरेट करेगा और वही एक्सेलरेशन से m2 ऊपर जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो पुली है वो रोटेट करेगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो अगर हम इसके नीचे गिरने की एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स बाई नेट मास। तो नेट पुलिंग फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा? इस साइड के मास है m1g पुलिंग फोर्स, और इधर में हो गया m2g जो इसको अपोज कर रहा है। m1 चूंकि ज्यादा है तो m1g माइनस m2g, ये हो गया नेट पुलिंग फोर्स एंड डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट मास में एक हो गया m1 ब्लॉक का मास, एक दूसरे ब्लॉक का मास, और प्लस ये जो पुली है उसका रोटेशनल मास जो होगा I बाई आर, ये हो जाएंगे नेट मास। और शायद देखिए तो यही एक्सेलरेशन हम लोग इक्वेशन सेट करके कैलकुलेट कर लाएंगे। ये जो हम लोग, मैंने इतनी इक्वेशन सेटअप किया, सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू हम डायरेक्ट ये वैल्यू को यहां से नेट पुलिंग फोर्स बाय नेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा कंडीशन, सपोज कीजिए कि ये आपका एक
इंक्लाइन प्लेन है और इसकी इंक्लाइनेशन, एक बात और हम यहीं पे डिस्कस करें, ये नंबर 3, ये था 2, नंबर 3, if there is no sleeping, है ना, स्लीपिंग नहीं है, अगर स्लीपिंग नहीं है और स्लीपिंग नहीं है तो इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा ईशान, वेदांत? स्लीपिंग नहीं, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। यस सर। देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी जीरो। और अगर इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो आप पुलिंग या पुशिंग करते हैं ना, जो बाहर से, बाहरी फोर्स से, जिससे कि आप उसको ढकेलते हैं, जो आप उसको खींचते हैं, अगर ये कोई नहीं लग रहा हो तो फिर उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो। और अगर ये दोनों हो रहे हैं, इफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते। देन मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल आपस में बराबर हो। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक मतलब टोटल काइनेटिक, याद रखिए, टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल इनिशियल। टोटल काइनेटिक में कौन कौन आएंगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक, अगर बॉडी नाच भी रहा है। पोटेंशियल टोटल मतलब क्या क्या आएंगे? मास है तो mgh, स्प्रिंग है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, वो सब आएंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल फाइनल। और अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जीरो नहीं है, तो फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, जो आपको पता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस केस में बताइए तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ये पुली वाला केस में? यस सर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते। और लगा करके क्या हम ये वाली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस सर एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं, प्रिंसिपल को समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर आप एंजॉय कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपकी पुली है और हम एक साइड में मास रख दिए धागा से बांध के, यहाँ पर छोड़ दिए। ये दोनों को हमने एक लेवल में रखा ताकि मेजरमेंट करने में आसान। ये M1 है, ये M2, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस इसका। ठीक है, ये हुआ इनिशियल स्थिति।
और हम अगर यहां से इसको छोड़ दें तो M1 चूंकि ज्यादा बड़ा है तो ये M1 नीचे गिरेगा, M2 चूंकि हल्का है तो ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा और ये उतना ही नीचे गिरा। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो स्पीड इसके पास होगी, वही स्पीड इसके पास भी होगा ना बेटा? यस सर। और ये उसका इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल लेवल है। इसी को हम रेफरेंस मान लें, ये जो शुरुआत की पोजीशन थी M1 M2 की, इसी को हम रेफरेंस ले लें। तो जितना ये H नीचे गिरेगा, उतना ही H ऊपर, एग्जैक्टली उतना ही ये H ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों की लेवल पहले एक ही। और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये नाचेगा और इसकी स्पीड क्या होगी? ओमेगा। जब इसकी स्पीड v है और इसके ऊपर का डायरेक्शन की स्पीड भी है, उस समय ये नाच रहा है स्पीड ओमेगा से। शुरुआत में क्या है? शुरुआत में इसकी स्पीड 0 है, इसकी भी स्पीड 0 है और ये नाचने की भी स्पीड इसकी 0 है। ये इनिशियल स्थिति है और ये फाइनल स्थिति। बताइए, क्या इनिशियल स्थिति से फाइनल स्थिति जाने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? नो सर, नहीं सर। नहीं लगा। क्या कोई फ्रिक्शन लगा? नो सर, नहीं सर। क्या कोई फ्रिक्शन लगा वेदांत? सर लगा, लेकिन फ्रिक्शन लगा? सर लग गया, लेकिन उसका सर वर्क 0 होगा। हाँ, फ्रिक्शन लगा। फ्रिक्शन बिना ये रोल कैसे करेगा? फ्रिक्शन बिना ये कैसे नाचेगा? फ्रिक्शन लगा, लेकिन फ्रिक्शन के साथ स्लिपिंग नहीं, धागा इस पुली के ऊपर में घसटाया नहीं, तो फिर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगा लेकिन उसके द्वारा वर्क डन नहीं। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी। चलिए बताइए शुरुआत की मैकेनिकल एनर्जी, शुरुआत की ये जो स्थिति है इसमें मैकेनिकल एनर्जी बोलिए भाई। हाफ M1 इंटू 0 स्क्वायर, हाफ M2 इंटू 0 स्क्वायर, सब 0। ठीक है, दोनों की स्पीड 0 है, दोनों की M2 की भी स्पीड 0 है, M1 की भी स्पीड 0 है। पोटेंशियल बोलिए, पोटेंशियल। मास है तो mgh, M1 g इंटू h, क्योंकि वो रेफरेंस पे है, M2 g इंटू h, ये भी M2 रेफरेंस पे है। ठीक है, यस सर। ठीक है। और इसके पास भी कुछ मास होगा, पुली ऑफ कोर्स मासिव है तो इसमें कुछ मास होगा, और ये इस पर्टिकुलर स्थिति से सपोज करो ये x ऊंचाई पर है, x ऊंचाई पर है, तो हम लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू एक्स। ये तो हो गया इनिशियल जो पुली सिस्टम की जो मासेस थी और जो स्थिति था उसका पोटेंशियल मैकेनिकल। अब आ जाइए दूसरी स्थिति में। बताइए पहला का ओके, हाफ M2 v स्क्वायर। अच्छा ये बताओ विधान कि ये जो मास M1 है वो नीचे जा रहा है, ये मास जो है M2 ये ऊपर जा रहा है, तो क्या हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी घटा दें या जोड़ दें? सर जोड़ना ही होगा सर। जोड़ना ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से कोई मतलब। यस सर। ठीक, अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी तो लिख लिया। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी। M1 का पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे? माइनस M1 माइनस M1 GH, माइनस M1 GH, क्योंकि वो रेफरेंस से नीचे है। M2 का क्या बोलेंगे? प्लस mg प्लस प्लस M2 M2 GH, ये बोलेंगे। रेफरेंस से ऊपर है। तो काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, दोनों का पोटेंशियल हो गया, दोनों का काइनेटिक हो गया। और ये जो पुली है वो अभी भी तो रेफरेंस से वही x ऊंचाई पे है, तो ये हो जाएगा mg इंटू x। और एक मिनट, क्या छूट गया वेदांग, बताओ। सर वो ओमेगा वाला काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये पुली जो नाच रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी छूट गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी i ओमेगा स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये छूट। काइनेटिक एनर्जी का ही वो पार्ट है, प्लस mg इंटू x। ये आपकी एनर्जी की सेटअप तैयार हुई। मैंने हर एक का लिखा, जिसका जीरो था वो जीरो क्यों है वो सब भी मैंने दिखा दिया है। अब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं mgx है, राइट साइड में भी mgx है, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। जो रिमेनिंग देखो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा आपका हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ i ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्लीपिंग नहीं है तो v इक्वल टू ओमेगा आर। ये जो ओमेगा से नाच रहा है और ये जो v स्पीड से, ये नीचे जा रहा है v स्पीड से, ये ऊपर जा रहा है v स्पीड से, तो v और ये ओमेगा के बीच में हमेशा रिलेशन आएगा v इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा बराबर v बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये यहां से आ गया। और देखो तो राइट साइड में क्या है वेदांत, राइट साइड में माइनस mgh, लेफ्ट साइड में गया प्लस mgh, m1gh, और ये m2gh जो राइट साइड में है वो हो गया माइनस। ठीक है, यस सर। तो लेफ्ट साइड में देखिए तो क्या बचा, m1 माइनस m2 माइनस m2 इंटू gh, राइट साइड में हुआ हाफ m1 प्लस m2 प्लस i बाई आर स्क्वायर, i बाई आर स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। यस सर, समझ गया। ठीक है, तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी। अब अगर हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, m1 माइनस m2 इंटू g, और h तो समय के साथ वेरी कर रहा है, इसका हो जाएगा dh बाई dt। राइट साइड में हाफ m1 प्लस m2 प्लस i बाई आर स्क्वायर, और क्योंकि समय के साथ एक्सेलरेशन से जा रहा है तो स्पीड चेंज होंगे, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v टू dv बाई dt। अब ये टू कैंसिल, और आपको पता है कि यहाँ पर जो ये h है वो dh बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा ना। यस सर। h के साथ वेरी कर रहा है तो dv बाई dt, dh बाई dt वेलोसिटी, तो dh बाई dt इज द वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल, dh बाई dt इज द वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी कैंसिल। तो बचा क्या, dv बाई dt जिसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे, dv बाई dt जिसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे, और यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जो आएगा m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2
प्लस I बाई R। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना वेदांत? यस सर। और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से आप कहाँ पहुंचेंगे? आप वेलोसिटी के पास, आप वेलोसिटी के पास पहुंचेंगे और वहां से अगर एक्सेलरेशन के पास जाना है तो डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन के ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी दे दिया और डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन। ऐसे आपको कई मौके मिलेंगे जहां पर हम ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। सर जो यहाँ पे v² लिखा है, हाँ हाँ, तो सर इसको हम √2HA लिख सकते हैं सर? वो तो a से नीचे जा रहा है। नहीं लिख सकते ना। किसकी किसकी जगह पे? v² की जगह 2HA। v² की जगह 2HA हाँ लिख सकते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन से जा रहा है तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। v² इज इक्वल टू 2HA लिख सकते हैं। सर यहाँ से भी आ जाएगा सर फिर तो? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। फिजिक्स के कोई प्रिंसिपल अगर सटीक बैठता है तो आप ला सकते हैं आंसर, बिल्कुल सेम टू सेम आए। ठीक है। यस सर। अब आइए, एक ही इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पोजीशन से एक हम बॉडी को, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, मास m है, रेडियस r है, यहां से इसको छोड़ते हैं, यहां से इसको छोड़ते हैं। सरफेस आपका रफ है, और स्मूथ के बारे में मैंने बता दिया है। अगर सरफेस स्मूथ रहा और हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होता था? सरफेस स्मूथ डायरेक्टली गिर जाएगा सर वो, बिना रोटेट के, उसको बोलेंगे प्योर स्लीपिंग। और उसके इसमें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होते हुए ऐसे एकदम ऐसे गिरेगा। अगर वो फ्रिक्शन नहीं है सरफेस में और स्मूथ है परफेक्टली तो ये ऐसे गिरेगा बिना रोटेट किए हुए। लेकिन ये रफ है। इफ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसके कई क्वेश्चन है ना, तो हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कहता है सबसे पहले फाइंड एक एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, दूसरा फ्रिक्शन एक्टिंग ड्यूरिंग मोशन, तीसरा स्पीड एट, पहले तो फ्रिक्शन की बात, फ्रिक्शन एक्टिंग ड्यूरिंग मोशन, तीसरा मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू अवॉइड स्लीपिंग, टू अवॉइड स्लीपिंग, चौथा इज इट पॉसिबल टू roll the body on a smooth
इंक्लाइन प्लेन, क्या ये संभव है कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में बॉडी रोल करे? नो सर। रोल मतलब प्योर रोल, रोल मतलब प्योर रोल, इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। पांचवा जो क्वेश्चन है इसका, फाइंड द स्पीड एंड एंगुलर स्पीड एट बॉटम, एट बॉटम। हमने इसको मान लो ये h हाइट से रिलीज किया है, तो यहां तक आने में उसकी स्पीड क्या होगी? यहाँ पर जब पहुंचेगा नाचते हुए तो एक स्पीड होगी और एक इसमें एंगुलर स्पीड भी होगी, ओमेगा, ये लिखा। ओके, और क्या पूछ सकते हैं? इंक्लिनेशन थीटा है और ये दूरी s। चलो इतना ही मतलब इतने क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं रास्ते में किसकी क्या क्या और कुछ राइज हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रिंसिपल को समझो, निकालने की विधि को सीखो। चलो बताओ, ये अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे जो गिरेगा वो कैसे गिरेगा वेदांत? घूमते हुए, रोटेट रोल करते हुए, रोल करते हुए गिरेगा, रोल करते हुए गिरेगा। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्थिति में ये यहाँ पर पहुंचा है और वो रोल करते हुए नीचे आ रहा है। इस पर फोर्स बताइए कौन कौन से लगेंगे रास्ते में? मास है तो mg, mg के दो कंपोनेंट, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, सरफेस के द्वारा नॉर्मल। फ्रिक्शन किधर लगेंगे भाई? फ्रिक्शन और ये रोल करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और ये नीचे गिरेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब एक ही बॉडी में दोनों मोशन है। इसके पहले हमने क्या लिया था? इसके पहले जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया था, इस प्रॉब्लम में क्या था कि अलग अलग बॉडी में अलग अलग मोशन था। एक बॉडी में ट्रांसलेशनल था तो सिर्फ ट्रांसलेशनल था, उली में रोटेशनल था तो सिर्फ रोटेशनल था। अभी हमने एक सिचुएशन लिया जिसमें एक ही बॉडी में दोनों मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल। तो हम इसी बॉडी में फोर्स इक्वेशन भी लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन को ध्यान में लेते हुए, और इसी बॉडी में टॉर्क इक्वेशन भी लिखेंगे रोटेशनल मोशन को ध्यान में लेते हुए। मतलब सेम ही बॉडी में हम दोनों इक्वेशन सेट करेंगे। तो आइए पहले हम इसके ट्रांसलेशनल मोशन को खबर लेते हैं। तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन का खबर कैसे लिया जाए? तो आप इस बॉडी का फ्री बॉडी बनाओ और सिर्फ ट्रांसलेशनल फोर्स जो मोशन दे रहा है उसको। तो एक इधर में हो गया mg साइन थीटा, एक इधर में हो गया mg cos थीटा, एक ऊपर में हो गया नॉर्मल, और एक पीछे हो गया फ्रिक्शन, और ये नीचे गिर रहा है एक्सेलरेशन। और आप बताइए इसके इक्वेशन बोलिए। तो y डायरेक्शन में, y मतलब ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या ये कोई मोशन लिए हुए है? नहीं सर।
कोई मोशन नहीं है, मतलब कि नॉर्मल पूरी तरह से mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। Yes. आप यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg cos थीटा, एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं कौन मास चला, Amen. कितनी एक्सेलरेशन से, ए जिस डायरेक्शन में चला है उस डायरेक्शन की फोर्स हो गई mg sin थीटा, फ्रिक्शन Minus of R. और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया फ्रिक्शन। ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन के कारण हमने जो कंडीशन। अब इसी बॉडी का रोटेशनल मोशन की खबर लीजिए। इसी बॉडी में रोटेशनल मोशन के लिए भी फोर्स वही लगेंगे, फोर्स आप सारे के सारे वही लिखेंगे, mg sin थीटा, mg cos थीटा, सरफेस के द्वारा नॉर्मल, और एक पीछे लग गया फ्रिक्शन। फोर्स वही सारे लगेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ हम रोटेशन की खबर लेंगे। ये ओमेगा, ओमेगा नहीं अल्फा। तो आप बताइए यहाँ ध्यान से देखते हुए, ये जो अल्फा है इसको बनाने वाला कौन है? तो अल्फा बनाने वाला टॉर्क होता है। तो बताइए नॉर्मल के कारण टॉर्क बनेगा? mg sin थीटा, mg cos थीटा, इन सब के भी टॉर्क जीरो ही बनेंगे, क्योंकि वो सब फिल्टर से पास कर रहे। तो टॉर्क बनाने वाला सिर्फ कौन है? Friction. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण टॉर्क कितना बनेगा? तो फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया आपका। तो आप इक्वेशन बोलिए इसका। इक्वेशन हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर ये स्लिप होते हुए नहीं गिर रहा है तो आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू a बाई। ये इक्वेशन हम एक्स्ट्रा लिखते हैं विद फॉर नो स्लिपिंग। अरे एक्सिस पर इसलिए सब अगर स्लिप नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम ये वाला आपके पास ये चार इक्वेशन आ गए। अब आप इन चार इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और आपको एक्सेलरेशन निकल जाए। अच्छा वेदांत, अगर हम इसका एक्सेलरेशन बिना किसी इक्वेशन के ये वाली प्रिंसिपल से लिखते तो क्या लिखते? ये वाली प्रिंसिपल से लिखते एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स बाय नेट मास। mg sin थीटा बाय I बाय r में एक्सेलरेशन लिखते mg sin थीटा, दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स बाय नेट मास। नेट मास मतलब ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल। m सर, ये बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन है m, और इसी बॉडी में रोटेशनल मोशन भी है, तो दो मास हो गया ना, I बाई r। तो m प्लस I बाई r। समझ आया m मेरा? क्यों ऐड करा? हाँ जी, m क्यों ऐड करा सर? मास है ना इसका अपने पास, ये जो ट्रांसलेशनल मोशन का मास होगा ना, ये सर ट्रांसलेशनल मोशन ले रहा है ये बॉडी, तो ट्रांसलेशनल मोशन का मास होगा, और यही बॉडी रोटेट भी कर रहा है तो उसके रोटेशनल मोशन का मास होगा I बाई r स्क्वायर। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बताया हुआ नेट मास मतलब ट्रांसलेशनल मास, अगर वो बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन दोनों हो रहा है तो दोनों मास ले, एक ही मोशन हो रहा है तो एक ही मास ले। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या। देखिए तो ये सबको सिंप्लीफाई करो। अल्फा की जगह a बाई आर रख दो, यहाँ पे अल्फा की जगह a बाई आर यहाँ रख दो, और ये राइट साइड के r को नीचे भेज दो, तो कितना हो गया ये I a बाई आर स्क्वायर। और इस इक्वेशन 2 को 3 से ऐड कर दो, तो माइनस फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएंगे,
लेफ्ट Yes, साइड में क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में बचेगा ए कॉमन हो गया, यहाँ के ए और यहाँ में जो ए आएंगे कॉमन, तो एम एम प्लस आई आर स्क्वायर आई बाई आर स्क्वायर एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, राइट साइड में फ्रिक्शन कैंसिल होके बच गया एम जी साइन, तो ए बराबर आपका आ गया एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर। ये भी कॉमन है तो। यह जो हम एक लाइन में डायरेक्ट भी ला सकते हैं। ठीक है, आप उसको इक्वेशन सेट करके भी ला सकते। अब यहां देखो मेरे पास जो रिजल्ट आया, एक्सेलरेशन का रिजल्ट जो आया, क्या आया? एक्सेलरेशन बराबर आया एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर। अब बताओ तो क्या ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर। देखने में तो लग रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास होगा। वो कैंसिल जो बॉडी है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें तो कुछ ना कुछ तो मास होगा। इसकी मास कॉमन हो जाएंगे, ऊपर वाले मास से कट जाएंगे, तो एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट टू मास। मास पे डिपेंड नहीं किया। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा? बोलो भाई। यस सर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा, लेसर विल बी द एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में है। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन कम, और जिसकी एक्सेलरेशन कम होगी वो नीचे देर से पहुंचेगा। एक्सेलरेशन कम मतलब स्लोइंग मोशन, तो नीचे आने में वो उसका समय ज्यादा लगेगा, एंड हेंस मोर टाइम will take to reach the bottom, और वो बॉटम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगा है। बॉटम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगा है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, सेम इंक्लाइन प्लेन है, और हम क्या कर रहे हैं? सेम पोजीशन पर से सेम मास का, सेम रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर को छोड़ते हैं। यह सॉलिड स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब दोनों का मास सेम कैसे हो सकता है? रेडियस सेम हो, मास सेम कैसे हो सकता है? तो हो सकता है सॉलिड स्फीयर लकड़ी का हो और हॉलो स्फीयर जो है वो स्टील का। मास तो सेम हो जाएंगे ना मैनेज, और सेम जगह से हम इसको छोड़ते हैं। तो बताइए दोनों में से पहले कौन नीचे पहुंचे, या दोनों साथ में नीचे पहुंचे?
सर सॉलिड वाला पहुंचेगा। तो इस केस में सॉलिड वाला बॉल नीचे पहले पहुंचेगा, क्यों? इसका सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सॉलिड का कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का है 2/5 mr²। अच्छा ये हॉलो की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr²। यस तो सॉलिड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो तेजी से भागेगा नीचे की तरफ और वो जल्दी पहुंचेगा नीचे। तो इन दोनों कंपैरिजन अगर किया जाए तो हम कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर will reach the bottom first, then hollow sphere. लेकिन शर्त क्या है? Provided both have same mass and radius. अगर मास बदल जाए, सेम मास एंड रेडियस, मास पर तो खैर डिपेंड करता नहीं, सेम रेडियस कर सकते है ना, सेम रेडियस। तो ये बातें एक्सेलरेशन के साथ दिमाग में, टाइम अलग अलग लग जाएगी, एक्सेलरेशन अलग अलग होने की। उसके बाद क्या पूछ रहा था एक्सेलरेशन निकालने के बाद? फ्रिक्शन एक्टिंग ड्यूरिंग मोशन। ये जो बॉडी नीचे गिर रहा है, गिरने के दौरान इसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा? मोशन के दौरान इस बॉडी में फ्रिक्शन क्या लगेगा? तो आप इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। फ्रिक्शन का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3 से क्या आया था? IA/r²। ये था ना, r नीचे आ गया था, अल्फा की जगह A/r यहां रख दिए थे, अल्फा की जगह A/r यहां रख दो और ये वाली r को नीचे भेज दो, तो IA/r। ये हो गया आपका फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर IA/r², I/r²। और एक का वैल्यू क्या है भाई? mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस I/r²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। तो यहाँ पे mg sin थीटा ऊपर में, नीचे क्या आ जाएगा भाई? तो mr² और प्लस I। तो ऊपर में जो आई है उसको नीचे भेज देते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ बटा में आएगी। ठीक है, इसको सजा के लिख देते हैं 1 प्लस mr² बटा में आएगा। चेक कर लो, सही है? सही है वेदांत, सही है? एक सेकंड। mg sin थीटा mr² भीतर घुस गया और I नीचे आ गया, तो mr² बाई I प्लस 1। ठीक है, ये सर सही है। ये फ्रिक्शन की वैल्यू, ये फ्रिक्शन की वैल्यू। अब देखो ये फ्रिक्शन को, अब थोड़ा सोचो कि ये जो फ्रिक्शन है क्या सभी बॉडी में एक ही लगेंगे या अलग अलग बॉडी में अलग अलग फ्रिक्शन है? और वो क्या फ्रिक्शन बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है? कुछ नहीं भाई, इज द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मास। फ्रिक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है बताइए? सर मास पे कर रहा है।
मास पे कर रहा है, मास पे कर रहा है। यस सर, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी कर रहा है। यस सर। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पहला मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, जिसका मास ज्यादा होगा फ्रिक्शन के बारे में क्या बोलेंगे, कम या ज्यादा? डिपेंड कर रहा है तो कैसे कर पाए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर द मास, और दी Friction. मोर द मास, मोर विल बी फ्रिक्शन, मोर विल बी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। ते डीट आदमी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन जरूरी पड़ेगा उसको स्लिप होने से रुकने के लिए। अच्छा, दूसरा किस पर डिपेंड किया? मोमेंट ऑफ डिपेंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ये कैसे फैक्टर पे डिपेंड करेगा? मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, More friction. बताओ बेटा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम होगा सर। ठीक से बोलो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हो, ज्यादा कुछ भी पूछ सकते। फ्रिक्शन ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, क्योंकि ये ऊपर ज्यादा हो जाएगा ना? यस सर, ज्यादा हो जाएगा। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। या अगर mr स्क्वायर की जगह i होता तो फिर i ज्यादा होने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। यहाँ पे उसके नीचे मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मोर तुम्हें पता है फ्रिक्शन विल बी रिक्वायर्ड। जिसे हमने Friction डोंगा is- समझा, लास्ट में डोंगा ने तो गदरा दिया। और डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यस, sin थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, थीटा पे, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा थीटा होगा, मोर थीटा मोर मोर फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन। जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा बॉडी को बिना घसटाए नीचे गिरने। बॉडी को बिना घसटाए नीचे गिरने के लिए उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर हमसे पूछा जाए कि चलो ठीक है, पहले हम ये वाला निकाल लेते हैं, व्हाट इज दिस? मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू अवॉइड स्लिप। तीसरा जो कंडीशन है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू अवॉइड स्लिप, ये कैसे? यू हैव टू फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू अवॉइड स्लिप। नंबर 3। अच्छा, तो मेरे पास क्या है? वी हैव फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू And plus फ्रिक्शन की वैल्यू अभी आपने निकाला है mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाय i। यूएस n की वैल्यू देखो मैंने निकाला हुआ है mg cos थीटा, n की वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है mg cos थीटा, वो मैंने प्लेस करे। mg कैंसिल, तो म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr स्क्वायर बाई, ये म्यू एस की वैल्यू। और मिनिमम अगर म्यू का वैल्यू चाहिए, मतलब म्यू का वैल्यू इतना से ज्यादा होना चाहिए या इतना के कम से कम बराबर होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू बराबर का हो tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr स्क्वायर बाई। और बताओ तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्या ये मास पर डिपेंड करेगा? नहीं सर।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मास पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा? नो सर। यस सर। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा। यस। सो म्यू जो वैल्यू है, जो यहाँ म्यू वैल्यू है हियर, म्यू डिपेंड्स ऑन, और ये म्यू कौन सा म्यू है? That is the minimum value of coefficient of friction of inclined plane with the block, so that the block will not slip. So that the है ना, to slip, to avoid the slipping. जब हम वहां से ऊपर से छोड़ते हैं और वो जब नीचे स्लाइड करते हुए गिरे तो वो घसटाए नहीं सरफेस के साथ, स्लिप ना करे। वो तब नहीं करेगा जब म्यू की वैल्यू इतना से ज्यादा होगा या कम से कम इतना के बराबर। रिकॉर्ड हो रहा है। म्यू डिपेंड्स ऑन, फालतू बात तो वैसे ही बाद में करते रहो। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा थीटा। म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बोलो भाई, अगर हम थीटा 0 कर दे तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर 0 हो जाएगा। 0 होगी। इसका मतलब अगर सरफेस इंक्लाइन नहीं है, थीटा का वैल्यू 0 है, मतलब परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, तो उसको बिना स्लिप किए रोल करने के लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू 0 चाहिए। मतलब कि अगर म्यू का वैल्यू 0 हो, सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो, तो वो रोल कर सकता है। और लास्ट क्लास में मैंने वो जब फ्रिक्शन पढ़ाया था तो बताया था ना, प्योर स्मूथ सरफेस पे बॉडी रोल कर सकता है, और उसकी यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही। अगर थीटा 0 तो म्यू की वैल्यू 0। लेकिन सर वो रोल कैसे करेगा? मतलब उसको तो अगर सर बॉल अगर स्मूथ सरफेस पे पड़ी हुई है, सर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा सर उसके ऊपर, मतलब कैंसिल हो जा रहा है फोर्स, तो सर वो रोल कैसे करेगा? नहीं, ये जो वेदांत मैंने जो सारी स्थितियां ली है ना, ये जो मैंने कंडीशन लिया हुआ वो तब लिया जब बॉडी चल रहा है। यस सर। तो चलता हुआ बॉडी को अगर हम मतलब रोल करा के छोड़ दिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसमें एक बॉडी को मैंने रोल करा के छोड़ दिया, बॉडी इज रोलिंग, और म्यू 0 है। अब बताइए ये क्या आगे और आगे कैसे चलेगा? स्लिप होके चलेगा या रोलिंग करते हुए चलेगा? सर रोलिंग करते हुए चलेगा। क्या यहाँ पर भी होगा? नहीं होगा। होगा सर, होगा सर। क्या वही भी होगा जो यहाँ था कि कम होगा, ज्यादा होगा? वही सर सेम रहेगा। क्या यहाँ ओमेगा होगा? नहीं होगा। होगा होगा सर। सेम होगा। क्या वही ओमेगा होगा जो पहले था कि चेंज हो जाएगा? सर वही होगा। वही होगा। यहाँ पर भी वही होगा, भी वही होगा ओमेगा। तो रोल कर रहा है ना? यस रोल करा के छोड़ना है। ऐसे अगर हम ये इसको अगर हम छोड़ देते हैं, ये मान लो रेस्ट में है और ये भी नाच भी नहीं रहा है और छोड़ देंगे और सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, तो फिर ये रोल थोड़ी करेगा। तो रेस्ट मिलेगा। आप इसके बारे में सोच रहे, तब ये रोल कैसे करेगा? न्यूटन बोलते बोलते मर गए, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक मोशन में चेंज नहीं होगा। तो ये फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन में चेंज कैसे होगा? बॉडी जैसा था वैसा ही रहेगा, रुका था तो रुका ही रहेगा। तो इसमें मोशन नहीं आएगा तो जादू हो जाएगा। नहीं तो फिर साइंस में जादू थोड़ी होता। चलिए ठीक है। तो इस केस में अगर म्यू नहीं है तब भी बॉडी रोल करते हुए आगे जा रहा है, प्योर रोलिंग में जा सकती, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। और अगर म्यू है तब तो मजे मजे जाएगा। अगर यहाँ पर म्यू है तब भी रोल करेगा, नहीं भी है तब भी रोल कर सकता। समझ में आ रहा है वेदांत? यस सर। ये मिनिमम म्यू की वैल्यू, ये मिनिमम म्यू की वैल्यू।
थीटा इस केस में 0 है। अच्छा, एक बात यहाँ बताओ कि अगर वो बॉडी, जो बॉडी को मैंने छोड़ा है, वो बॉडी अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या चाहिए? अगर वो बॉडी सॉलिड स्फीयर है तो उसकी म्यू वैल्यू क्या चाहिए? So tan theta by 3.5. तो सॉलिड स्फीयर है तो mr स्क्वायर ठीक है। आई की वैल्यू हो गया 2/5। सॉलिड स्फीयर में आई का वैल्यू भुला गया, 2/5 होता है। तो mr स्क्वायर कट जाएगा, 2/5 में 5 ऊपर चला जाएगा, 2 रह गया नीचे, 2 7, 2 ऊपर चला गया तो ऊपर में हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 7। चेक करो। यस सर, सही है। 10 हो रहा है? है 10 बज गए जी। सही है सर। यहाँ पे 2/2 mr स्क्वायर बाई 5 रखेंगे तो 5 यहाँ चला गया, 2 नीचे ही रह गया, mr स्क्वायर कट गया, 2 यहाँ और 2। ठीक तो है। और अगर ये हॉलो स्फीयर Yes, sir. होता तो फिर म्यू क्या होता? अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो म्यू क्या होता? 2.5 तो हॉलो स्फीयर अगर होता तो इसकी आई वैल्यू होती 2/3। तो यहाँ पे 2/3, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे रह गया, तो ऊपर में चला गया 2 tan थीटा और नीचे में हो गया 5। हो जाएगा ना 2/3। कैसे जी? बिंदु। तो किसकी म्यू ज्यादा है? सॉलिड स्फीयर की म्यू ज्यादा है कि हॉलो स्फीयर की म्यू ज्यादा? हॉलो। इसमें म्यू का वैल्यू ज्यादा लग रहा है। सर हॉलो। हॉलो में म्यू का वैल्यू ज्यादा लग रहा है। हॉलो स्फीयर को बिना स्लिप किए नीचे गिरने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए सॉलिड स्फीयर के कंपैरिजन में। देखो ध्यान से, ऐसा ही है ना। ऊपर के 2 tan थीटा तो ठीक है, डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होता है वैल्यू कम होता है। तो म्यू सॉलिड कम है, म्यू हॉलो ज्यादा है और सेम मास एंड रेडियस 0.4 रही थी 0.3 और सेम मास एंड रेडियस। अगर आपसे कहता हो, मान लो कि तुम नीट एग्जाम में, जेई मेंस एग्जाम में, एडवांस एग्जाम में बैठ गए और आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखो भाई ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक इंक्लाइन प्लेन है और ये रफ सरफेस है। हम एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर को छोड़ते हैं तो ये बिना स्लिप किए नीचे गिर सकता है। एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जिस इंक्लाइन प्लेन पे हम एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ते हैं तो वो इंक्लाइन प्लेन पर बिना स्लिप किए गिर सकता है। हम इसको क्वेश्चन में डिजाइन करते हैं। Over an inclined plane, a solid sphere may roll down without slipping. एक solid sphere roll down without slipping. If another hollow sphere of same mass and radius is made rolling, है ना, is released on the same inclined plane, तो ये कैसे नीचे गिरे? ऑप्शन है
will roll down without sleep. Without sleep. May roll down without sleep. May roll down with sleep. Will roll down with sleep. बताइए, 4 ऑप्शन है. क्या आंसर करेंगे आप? विदाउट स्लीप होगा. विदाउट स्लीप सही आंसर करने पे मार्क्स मिलेंगे, नहीं गलत करने पे मार्क्स कटेंगे. ज्यादा है 27 0.3 होगा इसका 0.4 नहीं 27 भागा करल सीख ले पहले. 20 है सर मे रोल डाउन विदाउट स्लीपिंग. हाँ 27 0.3 हाँ, ऑप्शन आपके 4 हैं. अगर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही वही ना है तो भी बताइए. 5 20 0.4 ये ज्यादा है कम है. इसका म्यू ज्यादा है, इसका म्यू कम. जिसका म्यू कम रहता है स्लीप करता है, विदाउट स्लीपिंग होता है, स्लीप करेगा. आज तो बहुत कम बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में. आदि आई क्या हो रहा है क्या? आई बहुत हो गया देख लो. चलो प्रिंस, तुम ही बताओ. बोल दे तू, बोल दे. विल रोल डाउन विद स्लीप. रहने दे तेरे को भी पिछले तुम. अरे तुम्हें पेन May roll down without sleep. सर विद स्लीपिंग होगा सर. वो May roll down. देखा नहीं था सर सही से. हाँ, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है. मेरा दूसरी. अच्छा एक बात बताओ, एक सॉलिड स्फीयर. अच्छा एक मिनट, साहिब साहब बताओ तो बेटा, 4 ऑप्शन में आप क्या आंसर करेंगे? गलत सही छोड़ो, बताओ आपका दिमाग क्या कहता है, 4 ऑप्शन में क्या सही होना चाहिए? 27 है ना, 0.3 सर थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन में रोल डाउन विद स्लीप. ये सही. वेरी गुड. ठीक है, अब देखो और समझो. आई देखो 5 20 हो 0.3. ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है. A solid sphere may roll down without sleep. तो इसका मतलब वो सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है. इसका मतलब वो इंक्लाइंड प्लेन कैसा हो सकता है? क्या वो परफेक्टली स्मूथ हो सकता है? अरे बोलो ना, क्या वो परफेक्टली स्मूथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर. नहीं हो सकता. तो इसका मतलब वो क्या होगा? इसका मतलब वो रफ होगा. इसका मतलब वो रफ. ठीक है, रफ होगी. और एक सॉलिड स्फीयर की रोलिंग बोली गई है कि वह बिना स्लिप किए गिर सकता है. ये सॉलिड स्फीयर है और ये बिना स्लिप किए गिर सकता है. तो इसकी म्यू वैल्यू मिनिमम क्या होगी? सॉलिड स्फीयर की म्यू वैल्यू मिनिमम क्या होगी? थीटा बाई 5 सर 2/7 tan theta. 2 होगी. 2/7 tan थीटा. ये हाँ नो आई मीन 2/7 मतलब कितना? 0.3 2/7. सर 0.28. है ना? और इसका वैल्यू कितना हुआ? 0.4 0.4 tan theta. 2/7 है ना ये. तो हम 2/7.
तो 0.28, तो 0.28 tan थीटा, 0.4 थीटा का मान 45 ले ले तो tan थीटा 1, ये मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.28 से ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हो? या 0.28 तक हो सकता है, मतलब कि म्यू की वैल्यू, इस सरफेस की म्यू की वैल्यू ये हो सकता है, पॉइंट 0.28 से ज्यादा या 0.28 से के बराबर हो सकता है, तभी ना ये कंडीशन होगा। बोलो भाई। Yes, sir. और एक हॉलो स्फीयर को गिरने के लिए कितनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, म्यू की वैल्यू कितनी चाहिए? 0.4. 0.4 चाहिए। थीटा का मान 45 ले लिया तो 1। अब बताओ, अगर हम इस तरह के सरफेस पे हम एक हॉलो स्फीयर को छोड़ दिए जिसकी म्यू वैल्यू 0.28 से ज्यादा है या उसके बराबर हो सकता है, अगर हम इसको छोड़ देंगे इसका मोशन कैसा होगा? तो अगर ये 0.28 के एग्जैक्टली बराबर है और इसको छोड़ेंगे तो स्लिप कर जाएगा, स्लिप होगा, स्लीपिंग हो जाएगी, स्लिप हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना कि 0.28 के ही बराबर हो, यही लगा मेरा रोल, इससे ज्यादा की बात हो रही है। तो मेरा रोल तो 0.4 से भी तो ज्यादा हो सकता है ना ये। ये सर, तो इसका मतलब ये बिना स्लिप के भी गिर सकता है। ये सर, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन कौन से होंगे? 2 and 3। 2 and 3। Yes, sir. 2 and 3. आप ये नहीं कह सकते कि वो विल रोल डाउन विदाउट स्लिप, बिना स्लिप किए ही गिरेगा, आप ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ। और ये भी नहीं कह सकते कि विल रोल डाउन विद स्लिप, ये भी नहीं कह सकते गारंटी के साथ। लेकिन आप ये दोनों कह सकते हो, मे रोल डाउन विदाउट स्लिप, मे रोल डाउन विद स्लिप। समझ में आ रहा है? यस सर। ये देख रहे हो ना कितनी छोटी सी क्वेश्चन है इसी के साथ, और नीट वाला जेई वाला इसी तरह से दिमाग घुमा, ऑप्शन सजा देगा और आपसे पूछा जाएगा। ये म्यू की मिनिमम वैल्यू हो रही है, इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं स्लिप को रोकने। इससे ज्यादा करेंगे तो स्लिप नहीं होगा, इससे कम करेंगे तो स्लिप। और एग्जैक्टली अगर ये क्वेश्चन में ये बोल देता, इसी सवाल में ये बोल देता, ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन ए सॉलिड स्फीयर जस्ट रोल डाउन, अगर यहां में न दिख करके लिखता जस्ट रोल डाउन विदाउट स्लिप, और तब आपसे ये 4 ऑप्शन देता, तब क्या बोलते हैं? Will roll down. सर 4th बोलते हैं। तब आप बोलते विल रोल डाउन विद स्लिप, तब Yes. सिर्फ ऑप्शन 4 बोलते। देख रहे हो ना, एक छोटा सा यहाँ वर्ड चेंज हो गया तो ऑप्शन बदल गया। चलिए आगे बढ़े। तो मेरा कौन सा क्वेश्चन हुआ? मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवॉइड स्लिप। फिर पूछता है, इज इट पॉसिबल टू रोल बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में बॉडी क्या रोल करके चल सकता है? रोल मतलब विदाउट स्लिपिंग, रोल मतलब विदाउट स्लिपिंग। आंसर क्या होगा? सर कर सकता है, लेकिन उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कुछ भी कर दोगे ना तो वो नहीं होगा। स्मूथ अगर वो इंक्लाइन प्लेन है, अगर इंक्लाइन प्लेन है, थीटा का मान 0 नहीं है, थीटा का मान 0 नहीं है, नहीं होगा। तो थीटा का मान अगर 0 नहीं है तो म्यू तो चाहिए ही चाहिए ना।
चाहिए चाहे कोई भी बॉडी हो, म्यू तो चाहिए ही चाहिए स्लिप को रोकने के लिए। अगर थीटा नहीं है, थीटा का मान कुछ ना कुछ है, तो मिनी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए बॉडी को घसकाने से रोकने के लिए, स्लिप को अवॉइड कराने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू रोल विदाउट स्लिप ऑन है ना द बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन? तो आपका जवाब होगा नो। स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे वो कभी भी रोल विदाउट स्लिप नहीं कर सकते। आंसर क्या होगा? No. समझ आया वेदांत? यस सर। On a smooth incline body cannot roll without slip. Cannot roll without slip. On smooth horizontal surface, incline नहीं होकर के horizontal होता है, body may roll without slip. May roll without slip. हॉरिजॉन्टल, हाँ बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इंक्लाइन हो गया तो वो स्लिप के साथ ही रोल करे। कैनॉट रोल विदाउट स्लिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? फाइंड द स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। फाइंड द स्पीड एंड एंगुलर स्पीड एट द बॉटम। यहां पर स्पीड क्या होगा? बॉटम में स्पीड क्या होगा? तो देखो, तो हम अगर यहां से इसको छोड़ते हैं, यहां से अगर हम इसको छोड़ते हैं, यहां पर की इनिशियल स्पीड 0 है और ये नीचे गिर रहा है एक्सेलरेशन से, तो बताओ क्या ये एक्सेलरेशन जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ऐसा आप बताओ, ऐसा बताओ। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो आप सामने में दिख रहा है, जिस एक्सेलरेशन से ये बॉल नीचे गिर रहा है, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? आवाज नहीं आई आपकी सर। कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट है। अब आप इतना, आप इसको बारी छोटा छोटा सबको चेक करो ना। मास m, यहां से यहां तक गिरने में मास थ्रू आउट कांस्टेंट सेम है। g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज सेम है। थीटा, ये जो थीटा इंक्लाइन प्लेन की थीटा है वो थ्रू आउट सेम है। i, सेम बॉडी थ्रू आउट गिर रहा है, वही बॉडी का रेडियस है थ्रू आउट। सारे फैक्टर इसमें कांस्टेंट। आप एकदम बोल्डली बोलिए कि सर एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन में कांस्टेंट है, और थ्रू आउट मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम काइनेमेटिक्स के वो पांचों इक्वेशन लगा सकते। तो आप यूज कर सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x। स्पीड निकाल सकते हो। u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है? mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस i बाई r into s. s is s को h के टर्म में क्या बोलते हैं? h के टर्म में क्या बोलते हैं? S sin थीटा। सर h की जगह h कोसेक थीटा हो जाता। नहीं बेटा, s की जगह साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई एस। तो h बराबर s साइन थीटा। तो s साइन थीटा को h डायरेक्ट बोल सकते हैं, s साइन थीटा को डायरेक्ट h बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे h साइन थीटा, s साइन थीटा को h बोल सकते हैं। तो 2mgh बाई
m प्लस आई बाई आर। ये आपके पास स्पीड है। अब देखो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछे, ये IIT एडवांस में आया है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन है। एक ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी इंक्लाइनेशन कम है, और एक ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी इंक्लाइनेशन ज्यादा है। इसका θ1 है, इसका θ2। सेम बॉडी है, सेम बॉडी। ठीक है, तो ये वाली दूरी कम ज्यादा हो गई, ये वाली दूरी कम। बताइए, हम दोनों को यहां से छोड़ते हैं, तो ये अगर यहाँ ये दोनों को हम रेस्ट से छोड़, इनिशियल स्पीड 0, इसकी भी इनिशियल स्पीड 0। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड है v1, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड है v2। तो बताओ v1 बराबर v2 होगा, एक ऑप्शन। v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा, दूसरा ऑप्शन। v1 लेस देन v2 होगा, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कैनॉट से, हम नहीं कर सकते, नहीं जानते, पता नहीं क्या। चार ऑप्शन है, बताइए। v1 इक्वल टू दोनों बराबर होगा। आंसर होगा v1 इज इक्वल टू v2। v1 इज इक्वल टू v2, क्योंकि दोनों की हाइट सेम क्या है। एस से देखोगे तो फिर कंफ्यूजन है, एस से देखोगे तो कंफ्यूजन है। एक की एस ज्यादा, एक की एस कम, क्योंकि एस अकेला नहीं है ना, तो थीटा देखो, जिसकी एस ज्यादा उसकी थीटा कम है, जिसकी एस कम है उसकी थीटा ज्यादा है। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हाइट दोनों के लिए से, तो हम ये वाला इक्वेशन को रेफर करेंगे और इससे हम जवाब उसका। अब बताइए, यहाँ जब ये पहुंचेगा, यहाँ जब ये पहुंचेगा, स्पीड तो मैंने निकाल लिया, इस जगह पर स्पीड कितना हो, यहाँ पर इसकी ओमेगा वैल्यू क्या हो, ओमेगा कैसे निकालें, बस v/r। वहां पर जो स्पीड है ओमेगा, यहाँ पर जो स्पीड है ओमेगा, वो हो जाएगा v/r। तो रेडियस से डिवाइड कर दीजिएगा, माना जाए ये √2mgs साइन थीटा इंटू एस बटा में r भीतर घुसा देंगे, r स्क्वायर बना के, तो हो जाएगा mr² प्लस h के टर्म में भी बोल सकते हैं, √2mgh/r² भीतर घुसा दीजिए, r², mr², ये उसका ओमेगा हो जाएगा। क्या ये यहाँ पहुंचने का टाइम निकाल सकते हो? t=0 समय में हमने यहाँ से छोड़ा, यहाँ पहुंचने का टाइम क्या होगा, वो आप टाइम निकाल सकते हो। टाइम निकाल सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ ut² लगा के टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2s/a। a का मान कितना होगा, mg sin थीटा, ऊपर में चला जाएगा m प्लस i/r का स्क्वायर। h के टर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये टाइम है।
अब हम सेम सिचुएशन में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहते हैं, क्या लगा सकते हैं? बोलो भाई। सर लगा सकते हैं सर। लगा सकते हैं। यहाँ पर की इनिशियल स्पीड 0 है और ओमेगा भी 0 है। यहां पहुंचा तो स्पीड हुआ v और यहां पर ओमेगा हो गया। ये h हाइट से गिरा है और ये दूरी इसकी s है। तो h बराबर क्या होगा? s इंटू साइन थीटा। तो हम लगा सकते हैं, चला a से पहुंचा b पर, स्लिप नहीं हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी a का और मैकेनिकल एनर्जी b का मान हम बराबर कर सकते हैं। तो जाइए a के पास बोलिए, मैकेनिकल मतलब काइनेटिक बोलिए 0, दोनों की काइनेटिक 0, मतलब ट्रांसलेशनल का भी काइनेटिक 0, रोटेशन का भी काइनेटिक। पोटेंशियल बोलिए, तो पोटेंशियल हो गया mgh। बी के पास जाइए और वहां का काइनेटिक बोलिए, तो एक बॉडी है, मास m है, तो वेलोसिटी के साथ हाफ m स्क्वायर। और पोटेंशियल बोलिए, रोटेशन की काइनेटिक बोलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह v स्क्वायर बाई r स्क्वायर लिख सकते। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा? mgh। h का मान 0, क्योंकि जब ये b पर पहुंच गया तो h की वैल्यू 0। तो यहां से आपको v निकल जाएगा, 2 कॉमन ले लो, यहां जाएंगे 2 mgh, यहां से आपके m प्लस आई बाई आर स्क्वायर कॉमन हो गए इंटू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ जाएंगी रूट अंडर 2 mgh डिवाइडेड बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये आ गई। तो देखो वही भी निकला जो मैंने भी यहाँ पर इतनी मेहनत से निकाला। पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने इक्वेशन सेटअप किया, और फिर जो भी आया एग्जैक्टली भी एनर्जी से भी जाता। मतलब आपके पास हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके पास ये सारे हथियार हैं, चला सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। अब आप इस वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर, तो ये हो गया v, रूट हटा दो तो लेफ्ट साइड में v स्क्वायर हो जाएंगे, राइट साइड में 2mgh बाई m प्लस आई बाई आर। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट, मास g रेडियस आई सब कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन करते हैं 2v dv बाई dt। राइट साइड में देखो m 2mg बाई m प्लस आई बाई आर। h को देखो ध्यान से, और क्या गलती हो रही है बताना। हम यहां अगर dh बाई dt लिखते तो क्या हम इस dh बाई dt को वेलोसिटी बोल सकते हैं? तो ये साइन थीटा नहीं सर। गलती। अगर हम वेलोसिटी इसको बोलते हैं और इसको मान करके इसके साथ काट लेते नहीं, ये 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये आपके हो गए एक्सेलरेशन, जिस मान आया mg बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। क्या देखो तो क्या वही एक्सेलरेशन है जो मैंने लाया हुआ है पहले से? साइन थीटा यहाँ है, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ साइन थीटा है, और अभी जो मैंने लाया यहाँ साइन थीटा नहीं। ये साइन थीटा तो होगा। कहाँ गलती हुई? सर वो h के लॉन्ग
वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी का वही वाला कंपोनेंट आएगा, v sin थीटा वाला। हाँ, यहाँ पे वही गलती। आप इस h को डिफरेंशिएट करोगे, आप जो इस h को डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली वेलोसिटी कंपोनेंट निकलेगा, ये वाली निकलेगा, क्योंकि h का वेरिएशन ऐसे, ये डायरेक्शन, उसके डिफरेंशिएशन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, जबकि हमको ये वाली वेलोसिटी निकालनी, ये वाली एक्सेलरेशन निकालनी, इस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको ये वाला v, ये जो v आप निकाले हैं यहाँ पे, वो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन। तो हमको ये h नहीं चाहिए, हमको ये s चाहिए, s। तो आप ये ds by dt करेंगे ना, ds by dt करेंगे तो आपको ये वाली dv मिलेगी, कट जाएगा, 2 कट गया, और ये dv by dt करेंगे ना, ये dv by dt करेंगे तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिलेगा a। 2 तो कट गया था। यहाँ पे h हम लेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाए, तब आंसर नहीं आएगा। यहाँ h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, s sin थीटा, sin थीटा इंटू s। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, 2v dv by dt, राइट साइड में आएंगे 2mv sin थीटा कांस्टेंट है, m प्लस i बाई आर स्क्वायर, और ds by dt अब आप बोल सकते हो, ds by dt को अब वेलोसिटी बोल सकते हो। तो ds by dt वेलोसिटी कैंसिल्ड, 2 के साथ ये 2 कैंसिल्ड, dv by dt is the acceleration, and now we'll get mg sin theta by m। तो आज का ये छोटी छोटी बातें हैं और उसको ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। हम किसको डिफरेंशिएट करके क्या ला रहे हैं, वो किस डायरेक्शन की कंपोनेंट को हम डिफरेंशिएट किए, उसके डिफरेंशिएशन से हमको किस डायरेक्शन के टर्म्स आ रहे हैं, ये सब ध्यान में रखते हैं। यानी कि ds by dt आ गया मिलता जुलता तो हम बराबर। ठीक है, सही है। और कुछ क्वेश्चंस इसके साथ नहीं उठते, लगभग ये हो गई। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसका लास्ट टॉपिक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।